है भाई, कैसा ग्रीक वर्ड यूनानियों द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है ये? तो ज्योग्राफी शब्द, हम यहाँ पर ज्योग्राफी शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो ज्योग्राफी शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो ज्योग्राफी शब्द यूनानियों द्वारा दिया गया है। यूनानियों द्वारा दिया गया है, बहुत ही अच्छे से। किसके द्वारा दिया गया है प्यारे बच्चों? यूनानियों द्वारा दिया गया है। गिवन बाय द ग्रीक्स, किसके द्वारा? मैंने यहाँ पे बोला गिवन बाय द ग्रीक्स। एक एक वर्ड बहुत इत्मीनान से पढ़ना है, गिवन बाय द ग्रीक्स। अब इसके बाद मैं आपसे कहूं, एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी लेकिन थोड़ा सा कर लेते हैं कि इसकी सिंपल से एक लाइन में डेफिनेशन दे दो ज्योग्राफी की। तो पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? पृथ्वी का, बिल्कुल ऐसी उसी तरीके से क्लास लेना है जैसे सुबह से लेते हुए आए हो। पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। भूगोल कहलाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान दो, जैसे जैसे मैं सिखाते चलूं, बस आपको बिल्कुल वैसे वैसे सीखते हुए चलना है। मैम कुछ नहीं करना, मैम ब्लैक बोर्ड, मैम ब्लैक बोर्ड, ब्लैक चाहिए कोई बात नहीं, आज कर लो तो चलो ब्लैक बोर्ड ही कल से करेंगे, ठीक है, टेंशन मतलब इसकी भी है। देखिए, तो भूगोल मैंने कहा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, अब मैं आपसे कहूं कि ज्योग्राफी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये बताओ मुझे। ज्योग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग, ज्योग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग, ज्योग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? हु फर्स्ट यूज्ड द वर्ड, हु फर्स्ट यूज्ड द वर्ड ज्योग्राफी। अब बता दो कौन थे वो विद्वान? तो आप बोलोगे मैम इरिटोस्थनीज। कौन थे प्यारे बच्चों? ठीक है, ज्योग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। अब अगर मैं कहूं भूगोल का जनक, कोई कोई विद्वानों ने कह रखा है भैया केटीएस को भी, तो लिख लेंगे, थोड़ी सी बात इसकी भी लिख लेंगे। भूगोल का जनक, भूगोल के जनक को इंग्लिश में लिखेंगे फादर ऑफ ज्योग्राफी। क्या लिखेंगे? बहुत आराम से पढ़ना है मेरे साथ, फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो आप यहां पर क्या बोलोगे? मैम हिकेटियस। क्या नाम बोला मैंने? नाम बोलते चलो प्यारे बच्चों, हिकेटियस बोला है मैंने। हिकेटियस, क्या बोला? हिकेटियस। अब इनकी एक बुक है, हिकेटियस जी की एक बुक है, हाँ, हिकेटियस की एक बुक है, या बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इस बुक का नाम बता दीजिए क्या है, क्योंकि पूछी जाती है। इनकी एक बुक है और उसका नाम क्या है ये मुझे बताइए। तो आप क्या बोलोगे? मैम जस्ट पीरियड्स है, जस्ट पीरियड्स, ये है जस्ट पीरियड्स। जस्ट पीरियड्स यानी पृथ्वी का वर्णन, अर्थात जस्ट पीरियड का मतलब होता है अर्थात पृथ्वी का वर्णन, यहां लिख दो, जस्ट पीरियड अर्थात पृथ्वी का वर्णन, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? ध्यान से आराम से सुनते हुए चलना है ना, कि भाई इनकी बुक का नाम क्या है आप मुझे बता सकते हैं। अब तो आपको पता भी चल गया होगा कि मैम हिकेटियस की बुक का नाम है। पूछा जा सकता है कि जस्ट पीरियड है, जस्ट पीरियड का मतलब इसमें क्या है कि पृथ्वी के वर्णन के बारे में इसमें बताया गया है जी। हाँ जी, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है? पहले तो आप मुझे सब ये बताओ, तुम तो व्हाइट बोर्ड और ये वाले बोर्ड को लेकर बैठ गए हो, पहले आप मुझे ये तो बताओ, ये चीजें तो होती रहेंगी, पहले मुझे ये बताओ। हाँ जी, दीपेश सिंह जाटनी, संदीप और यादव, पहले ये बताओ, व्यवस्थित भूगोल के जनक, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल सब एक चीज आपको अच्छे से कराई जाएगी, बड़े ही इत्मीनान से, पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी में आपको कराऊंगी। फादर ऑफ सिस्टमैटिक, बिल्कुल मेरे साथ, लेकिन प्रॉमिस ये करना लास्ट तक बने रहोगे और पेन कॉपी से नोट्स बनाते रहो। ऐसे शानदार नोट्स तैयार होंगे ना, और नोट्स बनाओगे ना तो चीजें ना बहुत दिमाग में रहेंगी। बनानी है नोट्स, ध्यान रखना ये बात मेरी। ज्योग्राफी। अब मैंने पूछा व्यवस्थित भूगोल का जनक बता दीजिए कौन है। तो व्यवस्थित भूगोल के जनक आप बताएंगे इराटोस्थनीज को। याद करते चलो क्लास में बहुत इत्मीनान से कि मैम ठीक है, फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी ये। अब इन्होंने क्या शब्द दिया? मैंने आपको बोला इन्होंने ज्योग्राफी का शब्द दिया। इन्होंने, इराटोस्थनीज ने कौन सा शब्द दिया? तो आप बोलना इन्होंने मैम ज्योग्राफी का कौन सा शब्द दिया? ज्योग्राफी का शब्द दिया। कौन सा शब्द दिया? ज्योग्राफी का शब्द दिया, बहुत ही अच्छे से ज्योग्राफी का शब्द दिया। कौन सा शब्द दिया? ज्योग्राफी। गिव द वर्ड ज्योग्राफिका, गिव द वर्ड ज्योग्राफिका, गिव द वर्ड ज्योग्राफिका। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। विषय में थोड़ा मार्टिन बेहम के विषय में मतलब थोड़ा थोड़ा अच्छे से पूरा याद होना चाहिए, जिससे कि आपका अच्छे से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है वो आप पूरा करके आ सके जी। हाँ जी, यहां तक हुआ? यस मैम तो बोल दो।
हाँ जी, ये फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और ऑफलाइन कमेंट्स करके भी बताना कि सेशन आपको कैसे लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने प्यारे बच्चों बताया व्यवस्थित भूगोल का जनक आपसे कोई पूछे तो आप इरेटोस्थनीज बताएंगे। और इन्होंने कौन सा शब्द दिया तो इसमें इंपॉर्टेंट लगा लेना कि इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी का शब्द दिया। मतलब हु गिव द वर्ल्ड ज्योग्राफी का, तो आप बोलोगे इरेटोस्थनीज। ओके, अब बात करते हैं आगे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की। किसकी बात करेंगे अब हम आगे? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन, समझ आ रहा है ना सबको? हम्बोल्ट, ये ध्यान रखें। अब भाई अगर मैं आपसे कहूं कि आधुनिक भूगोल के जनक बता दीजिए कौन है, सभी प्यारे दोस्तों मुझे ये बताओ आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? बताओ आधुनिक भूगोल के जनक, आधुनिक भूगोल के जनक। मेरी क्लास ना लेट स्टार्ट इसलिए हुई क्योंकि आपको पता है ना इंग्लिश की क्लास चल रही थी, तो मैं कैसे स्टार्ट करती फिर, है ना, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। फादर ऑफ, तो इसलिए थोड़ी मुझे लगता है 40 मिनट की क्लास हो पाएगी, तब भी आप बहुत अच्छे से समझ लेना। मैं आपको पहले बता रही हूँ फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, कि मैम आपने कम टाइम की क्लास ली तो सर की क्लास की वजह से ना थोड़ा सा वो हो गया। फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की भी एक बुक है। इनकी बुक का नाम क्या है प्यारे बच्चों? इनकी बुक का नाम क्या है? तो आप बोलोगे इनकी बुक का नाम है कॉस्मोस। अब कंफ्यूजन तो नहीं करोगे? हिकेटियस की बुक का नाम और इनकी बुक का नाम पता चल गया ना? जस्ट पीरियड किसकी बुक है, कॉस्मोस किसकी बुक है, कॉस्मोस में किसके बारे में बताया गया है, और जो हिकेटियस की बुक है जस्ट पीरियड्स उसके बारे में किसके बारे में बताया गया है? तो इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो इसमें ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? ब्रह्मांड के बारे में बताया गया। किसके बारे में प्यारे बच्चों? ब्रह्मांड के बारे में। टोल्ड अबाउट द यूनिवर्स, अबाउट द यूनिवर्स। 2 साल हो गए बाइलिंगुअल पढ़ाते हुए, ठीक है। उसकी टेंशन मत लेना। पहले मैं मतलब मैं इसमें पढ़ाती थी ज्यादातर सिंगल लैंग्वेज में, लेकिन मैंने फिर बहुत अच्छे से, बहुत ही ज्यादा अच्छे से, तो अब मेरा तो मुझे नॉर्मल है मेरे लिए। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट याद हो गया ना, ये आधुनिक भूगोल के जनक है। इनकी बुक का नाम कॉस्मोस है और इन्होंने कॉस्मोस जो बुक है उसके अंदर किसके बारे में बताया है प्यारे बच्चों? ब्रह्मांड के बारे में बताया है। और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने एक शब्द भी दिया है, उसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी शब्द दिया इन्होंने। कौन सा शब्द दिया? अब ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लाइमेटोलॉजी शब्द दिया। और इन्होंने जलवायु विज्ञान को भी समझाया है। इन्होंने कौन से विज्ञान को भी समझाया है? इन्होंने जलवायु विज्ञान को भी समझाया है, को भी समझाया। ओके, एक्सप्लेन, आया समझ में? चलिए, मार्टिन बेहम। जो मार्टिन बेहम है, ये दुनिया में सबसे पहला ग्लोब बनाने वाले व्यक्ति हैं। क्या है? मैंने क्या बताया? दुनिया में सबसे पहला ग्लोब बनाने वाले व्यक्ति। किस सन? सन भी बहुत पूछा जाता है, सन बता दो किसी को याद हो तो आप क्या बोलोगे? सन 1492। सन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेक अ ग्लोब। ओके, 1492 सन बहुत अच्छे से याद रखना, मार्टिन बेहम। ओके, और मार्टिन बेहम ने एक बात और ध्यान रखेंगे, मार्टिन बेहम ने ग्लोब जो है ना, बेहम ने ग्लोब, क्या प्यारे बच्चों? ग्लोब किसी के सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया था ग्लोब। तो उन व्यक्ति का नाम निकोलस कोपरनिकस, ध्यान रखना, निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया। निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया, प्रभावित होकर बनाया। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ये याद रखना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद मार्टिन बेहम, तो दुनिया में सबसे पहला ग्लोब बनाने वाले व्यक्ति कौन है? तो आप बोलोगे मैं मार्टिन बेहम। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो आप ये जर्मनी के। ये क्या थे? जर्मनी। और इन्होंने जो ग्लोब बनाया था ये निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया था। तो आपको ये तीनों बातें बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। तो दुनिया में सबसे पहला ग्लोब बनाने वाले व्यक्ति कौन थे ये बताइए? तो आप क्या बोलोगे? एनेक्सिमेंडर। सर्वप्रथम मानचित्र बनाया था। क्या बनाया था इन्होंने? तो आप बोलोगे मैम सर्वप्रथम मानचित्र बनाया, सर्वप्रथम मानचित्र बनाया, मानचित्र बनाया। द फर्स्ट मैप वॉज मेड। ये आपको ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है।
ओके, तो इतनी प्यारी सी बातें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे सभी साथी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब ये मैप पे आ जाओ, यहाँ पर आपको क्या याद करना है मैं आपको बताऊं। 28 जितनी भी राजधानियां बहुत अच्छे से याद रखनी है। और यूटीज कितनी है तो आप बोलोगे मैम 8 है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाती हूँ, ध्यान देंगे सभी साथी। मैंने कहा ये भारत का मैप आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से। अब भारत के पूर्व में कौन सा सागर है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है और भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, मुझे आप ये बता दीजिए। सभी यहाँ पर मुझे एक एक करके बताइए। तो क्या क्या बताएंगे आप मुझे बताइए। तो आप बोलोगे देखिए मैम ये जो है भारत के इधर बात करें, पश्चिम में अरब सागर है, तो यहाँ पर मैं अरेबियन सी लिख देती हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिख देती हूँ, अरेबियन सी। तो भारत की अरेबियन सी जो है किस दिशा में है, तो किस दिशा में है आप क्या बोलोगे, वेस्ट में है। अब भारत के पूर्व में कौन है तो आप बोलोगे मैं बे ऑफ बंगाल। तो ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि भारत के पूर्व में, कथन कारण में क्वेश्चन आ जाते हैं कि भारत के पूर्व में क्या है, तो ये ईस्ट में ही तो है। अच्छा साउथ में कौन पड़ता है भैया, तो साउथ में आप बोलोगे मैम इंडियन ओशियन पड़ता है। प्यारे बच्चों क्या पड़ता है यहाँ पर, इंडियन ओशियन पड़ता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि भारत के पश्चिम में अरब सागर, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। ये जो दक्षिण में हिंद महासागर है इसी की दो शाखाएं हैं, इसी हिंद महासागर की दो शाखाएं, जिसे पूर्व में बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है और हिंद महासागर की एक शाखा जिसे भारत के पश्चिम में अरब सागर शाखा के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ओके यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई, तो ये आपको याद करना है। अब मैं यहाँ पर एक चीज दिखाती हूँ कि किस पे टिक कर आओगे। एमपी जो है 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ओके यहाँ तक क्लियर है मैम, यहाँ तक आपको समझ में आया जी। बहुत अच्छे से ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं इनको जो मैं समझा रही हूँ मैं चीजें बताते चलूं। जैसे मैं हूँ, इधर आओ, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये कौन सा स्टेट है। आप बोलोगे मैम स्टेट पहचानने हैं, मैप इसलिए तो दिया जाता है। अब ये मैप है, आप बोल रहे हो कि मैम मैप का सेक्शन अलग से करवाओगे क्या, अलग से देखो आप, अलग से चल रहा आंध्र प्रदेश। देखो आप ध्यान से, आज इंडिया के मैप को अच्छे से, जितने भी स्टेट हैं सब नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का सीक्वेंस की सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर उसके नीचे मणिपुर है, फिर उसके नीचे मिजोरम है, फिर आपको यहाँ पर त्रिपुरा है, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य है, ये मेघालय है, ये असम है, ये सिक्किम है। पूरे स्टेट वगैरह ध्यान से देख के देखोगे घर पे बैठ के, ये काम है तुम्हारा, ये काम करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपसे पूछा आंध्र प्रदेश है, अब आंध्र प्रदेश की जो तटीय सीमा है, ये जो तटीय सीमा है ये किससे जुड़ी है, कि बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, अरब सागर से जुड़ा हुआ है। द कोस्टल बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश किससे कनेक्टेड है, द कोस्टल बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश इज कनेक्टेड विद बे ऑफ बंगाल। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब जो बातें मैंने यहाँ पर बताई है उसको मैं एक अच्छे से लिख भी देती हूँ ताकि आपको और भी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर आओ, मैंने कहा मध्य प्रदेश में डाला मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। कौन कौन से बताओ। अब ऐसी तो तुम भूल जाओगे, ऐसी तो याद करना है, ऐसी तो नोट्स बनाने हैं। और छत्तीसगढ़, समझ आया, ये है उरागू मच्छ, कुछ भी याद कर लो जो तुम्हें याद करे। अच्छा वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल कहाँ है, वेस्ट बंगाल, चलो वेस्ट बंगाल पे, ये है वेस्ट बंगाल, शेप देखो इसका, ये है वेस्ट बंगाल, ये है वेस्ट बंगाल। अब मैं कहने लगी वेस्ट बंगाल जो है वो कितने देशों के साथ, राज्य नहीं देश बोला है मैंने इस बार, कि कितने देशों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। तो जो वेस्ट बंगाल है ये आप यहाँ पर देखो मैम, ये नेपाल है और ये भूटान है और ये बांग्लादेश है। तो कितने हो गए, 3 हो गए ना, कि वेस्ट बंगाल जो है पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है। ये आप ऐसे याद करोगे। तो कितने देशों के साथ, 3 4 5 6, वेस्ट बंगाल कितने देशों के साथ अपने राज्यों की अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, तो 3 देशों के साथ। ध्यान रखेंगे कितने, 3 देशों के साथ। वेस्ट बंगाल की शेप देख ली कैसी है, अब उनके नाम लिख के बताओ कौन कौन से हैं, अभी गिनवाए मैंने। बांग्लादेश, बांग्लादेश हो गया, और कौन सा बताया बोलो, ये तुम्हें याद करने हैं, भूटान और नेपाल, और नेपाल, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा बताई थी मैंने, आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा जुड़ी है, आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा जुड़ी है। अब बताओ, अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया ना, किससे जुड़ी है, अभी आप बताओ ना, आपका टर्न है। जब मैं पूछा करूं तो आपका ही तो टर्न होगा ना, बंगाल की खाड़ी से। किससे, बंगाल की खाड़ी से, ठीक है, याद हुआ। द कोस्टल बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश is connected with बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके बाद पहली बात तो इंडिया, बताओ कितने ना, आप बोलोगे आर्यव्रत, आर्यव्रत हो गया, इधर भारत, इधर हिंदुस्तान, ध्यान से सब याद करते हुए चले, और इधर किससे हो गया तो आप बोलोगे मैम जम्बूद्वीप। पहले तो इन्हें इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, ठीक है। आवाज वगैरह ओके है ना, हाँ जी, आवाज आ रही है ना सभी बच्चों को। आर्यव्रत, भारत, हिंदुस्तान, और यहां पर जम्बूद्वीप, ये ध्यान रखेंगे। अब आर्यव्रत नाम कैसे पड़ा, अब ये मैं बताती हूँ आपको। तो आप यहां पर बहुत आराम से, कि भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर, भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर, इन द नेम्स ऑफ आर्यन हु सेटल्ड इन इंडिया, इन द नेम्स ऑफ आर्यन
नेम्स ऑफ आर्यन हु इन इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब मैं यहाँ भारत नाम कैसे पढ़ा, तो आप बोलोगे मैम आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर, आर्यों के शक्तिशाली राजा, आर्यों के शक्तिशाली राजा, शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर, भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, का नाम भारत पड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोला है, अवर कंट्री नेम्ड भारत, अवर कंट्री नेम्ड भारत, भारत आफ्टर द पावरफुल किंग्स ऑफ, आफ्टर द, ठीक है। इसके बाद हिंदुस्तान नाम, ईरानियों को क्या बोलते हैं, मैंने अभी बताया ईरानियों को पारसी भी बोलते हैं, ईरानियों या पारसियों द्वारा हिंदुस्तान नाम दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर पूछता है ये वाला क्वेश्चन कि हिंदुस्तान नाम, ये क्वेश्चन बनता है कि हिंदुस्तान नाम किसने दिया, ईरानियों या पारसियों के द्वारा दिया गया, बाय द ईरानियन एंड द पर्शियंस, बाय द ईरानियन एंड पर्शियंस, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप भारत को किस काल में कहा गया, एक ये क्वेश्चन भी बड़ा पूछा जाता है। तो जम्बूद्वीप भारत को, मतलब ये ध्यान रखना, जम्बूद्वीप भारत को कहा गया पुराणों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, पुराणों के द्वारा बौद्ध काल में कहा गया। किस काल में कहा गया, काल भी बहुत पूछा जाता है, काल भी प्यारे बच्चों बहुत पूछा जाता है, बौद्ध काल में कहा गया। ओके, याद रखेंगे। थ्रो द पुराणास इंडिया, आया समझ। अब बताओ, काल में कहा गया, बौद्ध काल में कहा गया, ये ध्यान रखना, किस काल में कहा गया, सेड इन बुद्धिस्ट पीरियड, सेड इन सेड इन बुद्धिस्ट पीरियड। ओके, अब यहां पर भारत, इंडिया, इसका मुझे आकार बताओ, शेप बताते चलो, जो मैं पूछूं बिल्कुल अच्छे अच्छे से। इसके कितने स्टेट, यूटीज, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, लो मैं पूरा लिख देती हूँ, केंद्र शासित प्रदेश, बहुत बेसिक से बहुत अच्छे, बिल्कुल अच्छे से चलना है पूरा चैप्टर, और जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तब आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, ध्यान रखना। कभी सोचो मैं बीच में पीवाईक्यूज दे दो, ऐसे नहीं, लास्ट में मिलेंगे एक साथ 50 पीवाईक्यू आपके लिए तैयार किए हुए हैं, फर्स्ट चैप्टर के आपको मिल जाएंगे। ओके, तो यूनियन टेरिटरी आपको पता चल गई है बहुत अच्छे से। अभी आप मुझे बताओगे, मुझे नहीं पता, क्षेत्रफल बताओ, एरिया बताओ, मैप में हाथों हाथ में दिखाते हुए चल रही हूँ है। और यहाँ पर ग्लोब, याद रखना, आपको एक चीज मैं बता दूं यहाँ पर कि विश्व का 100% पार्ट है, तो भारत उसमें से कितना भाग घेरे हुए है, ये भी पूछा जाता है। तो विश्व का भारत 2.4% भाग घेरे हुए, भारत पृथ्वी का 2.4% भाग घेरे हुए है, ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वर्ल्ड्स लैंड एरिया, इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। बस आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे। क्वाड्रिलेटरल, राज्य 28 और यूनियन टेरिटरी 8 है, और ये 32, 87, 263, ये आपको ध्यान रखना है, 32, 87, 263 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ओके, तो ये आप बोलते हैं विषुवत रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, वृहद व्रत बोलते हैं, और वृहद व्रत को इंग्लिश में ग्रेट सर्कल बोलते हैं। अब कोई ये कहे कि मैम इसे ग्रेट सर्कल क्यों बोला जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी रेखा कौन, अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी रेखा भी भूमध्य रेखा है, क्योंकि अक्षांश रेखा जैसे ही ध्रुवों की तरफ खींची जाती है तो वो घटी हुई हमें प्रतीत होती है, ये बात ध्यान रखना। अब इसे मैं कह रही हूँ कि भैया ये ग्रेट सर्कल है, ये क्या है, मैंने भूमध्य रेखा को बताया कि ये वृहद व्रत है। वृहद व्रत कैसे हो गया, वो तो गोल होता है ना, तो मैंने आपको दिखाना है ये बात कि देखो यहाँ पर जो अक्षांश रेखा है, ये हम अगर मैप देखते हैं तो हमें ऐसे वो सीधी लेटी हुई दिखाई देती है कुछ इस तरीके से, और देखो ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाएं हमें कैसी दिख रही हैं, आप बोलोगे मैम घटी हुई दिख रही है, देखो छोटी हो गई और छोटी हो गई और छोटी हो गई और छोटी हो गई और छोटी हो गई, तो प्यारे बच्चों ये घट रही है ना। तो अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि अक्षांश रेखा ध्रुवों की तरफ जाती है तो हमें कैसी दिखती है, तो आप बोलोगे घट्टी भी प्रतीत होती है, मैंने यहाँ पर बनाकर दिखा दिया है। अब देखो आप ध्यान से, इसमें से सबसे बड़ी रेखा कौन सी, भैया सबसे बड़ी तो भूमध्य रेखा ही, मैंने बताया है, तभी तो इसे वृहद व्रत बोलते हैं। अब इसे वृहद व्रत, तो आपको मैं एक बात बता दूं, मैप में तो ये ऐसे दिखती है, लेकिन प्यारे बच्चों ये ऐसे है कुछ इस तरीके से, अक्षांश रेखा यूं ऐसे, ये गोलाकार है, तभी तो इसे वृहद व्रत बोलते हैं, तभी तो इसे ग्रेट सर्कल बोलते हैं कि अक्षांश रेखा मैप में देखोगे तो सीधी सीधी लाइनें दिख रही हैं, लेकिन एक्चुअल में कैसी है अक्षांश रेखा भी
इस तरीके से, क्लियर। तो अब यहाँ पर मेरे को भूमध्य रेखा के प्यारे बच्चों नाम बता दो। जैसे इक्वेटर हो गई ना, इक्वेटर, और क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा को? विषुवत रेखा बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे मैम वृहद व्रत बोलते हैं, वृहद व्रत, क्योंकि अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी रेखा यही है, वृहद व्रत। वृहद व्रत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेट सर्कल बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, है। चलो, अब आप कहोगे मैम भूमध्य रेखा से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो एक आपको यही क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा का नाम बता दो मुझे। तो पृथ्वी को बताओ, पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा का नाम प्यारे बच्चों, रेखा का नाम। तो आप यहां पर क्या बोलेंगे? कौन सी रेखा है, वो क्या है? तो आप बोलोगे मैम भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा को क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इक्वेटर बोलते हैं। द लाइन डिवाइडिंग द अर्थ इनटू टू पार्ट्स इज कॉल्ड द इक्वेटर। ये बात ध्यान रखेंगे। मैंने क्या बोला? जो लाइन है, द लाइन डिवाइडिंग, इंग्लिश की बिल्कुल चिंता मत करना, बाइलिंगुअल में ऐसा पढ़ा दूंगी ना, बस तुम्हें मजे आ जाएंगे। बस मेरे साथ ना नोट्स बनाते हुए चलना, पूरा पढ़ोगे, देख लो। अर्थ इनटू 2 पार्ट्स, मैं एक एक शब्द का ही यहाँ पर आपको ना लिख कर दिखा दूंगी, है ना। इज कॉल्ड द इक्वेटर। बस आराम से पढ़ना है, लेकिन जल्दबाजी कुछ मत करना, क्योंकि 2 लैंग्वेज थोड़ा है ना। द लाइन डिवाइडिंग द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स इज कॉल्ड द इक्वेटर। समझ आ गई? भूमध्य रेखा के यहाँ पर से नाम याद करने हैं, और ये तो आपको पता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अक्षांश रेखा ध्रुवों की ओर जा रही है तो हमें कैसी दिखती है, घटती हुई या बढ़ती हुई? तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? घट रही है ना सारी। तो अब ये ध्यान रख लो, जब हम अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे तब हम इस बात को पढ़ते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा समझाने के उद्देश्य से यहाँ बता दिया है कि अक्षांश रेखा जब ध्रुवों की तरफ जाती है तो हमें घटती हुई प्रतीत होती है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार यदि दीदी ये पूछ रही है कि ये बताओ ये कौन सी रेखा है, दीदी ने ये क्वेश्चन किया, फिर आप बोलोगे मैम ये तो कर्क रेखा है। अब मैंने कहा कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फटाक देनी आंसर देना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर बोला कि ये कौन सी रेखा है, तो आप बोलोगे मैम ये मकर रेखा है। मैंने तुरंत आपसे क्वेश्चन किया कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। क्या नाम याद करते हुए चलो यहीं पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन ये तो तुम्हें पता चल गया कि भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन सी रेखा, ये याद करो, कौन सी कर्क रेखा। भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन सी रेखा, ये वाली चीज याद करनी है, इंपॉर्टेंट है कि मकर रेखा है। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है, इधर आओ। तो कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? ये क्या लिखा मैंने? 23.5 डिग्री, ऐसे लिखते हैं 23.5 डिग्री, देखो उत्तरी अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर। तो इसे क्या लिखेंगे? उत्तरी अक्षांश पर, यानी नॉर्थ लैटिट्यूड। उत्तरी अक्षांश को नॉर्थ लैटिट्यूड ही तो बोलते हैं ना इंग्लिश में। वेरी गुड। अब प्यारे बच्चों, मैंने आपसे बोला कि मकर रेखा को क्या लिखते हैं, तो इसे लिखेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन दे देगा वो, और ये उत्तरी दक्षिणी ये बदल देगा, है। तो ये साउथ लैटिट्यूड। अब देखो प्यारे बच्चों, ये आ गया, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको 2 चीजें बहुत अच्छे से याद करनी है, जो भी मैंने समझाई, मैं बताते हुए चल रही हूँ आपको कि पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा है, ये याद करनी है। कौन सी रेखा? ध्यान दो इधर, इधर देखो सब, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन सी रेखा? दूसरा क्वेश्चन, कर्क रेखा। भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन सी रेखा? मकर रेखा। कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, चौथा क्वेश्चन। और मकर रेखा, अब भूमध्य रेखा से नीचे का पोर्शन कहाँ पड़ता है? दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। गोलार्ध, पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहा जाता है। गोलार्ध को इंग्लिश में हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो आप उत्तरी गोलार्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की स्पेलिंग भी लिख लो, और इसे सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। मैंने क्या सिखाना है, ध्यान देंगे कि भूमध्य रेखा के ऊपर का पोर्शन मैंने पूछा किस गोलार्ध में पड़ता है, मुझे बताते चलो। तो उत्तरी गोलार्ध में। भूमध्य रेखा से नीचे का पोर्शन किस गोलार्ध में पड़ता है? दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। अब आपको एक बात याद रखनी है, ग्लोब है, ग्लोब पर कितने भाग जल है? तो आप बोलोगे 70.8% भाग जल है। मैंने कहा अच्छा हमारी जो पृथ्वी है इस पर स्थल कितना है? तो 70.8 मैंने बता दिया कि भैया भाग जल है, तो 29.2% भाग स्थल है। ये बात ध्यान रखेंगे। मैं आपको यहाँ पर लिख दूं कि कैसे कैसे क्या है, कि मैंने कहा प्यारे बच्चों ग्लोब, ग्लोब जो ग्लोब है या पृथ्वी है, पृथ्वी पर 70.8% भाग, 70.8% भाग क्या है? जल। और इस ग्लोब पर 29.2% भाग स्थल। ये आपको ध्यान रखना है। लैंड है, ये ध्यान रखना है। अब एक बात बताऊं, उत्तरी गोलार्ध, अब उत्तरी गोलार्ध जब हम मैप उठा के देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में आप ये देखते हो कि मैम जितने भी जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट आपने देखोगे तो आपने यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे अभी आगे भारत का जो भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं हम, तो उसमें यहाँ पर आप देखोगे कि नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, ये जो है ये किसके? अंगारालैंड के हिस्से में आ जाते हैं। साउथ अमेरिका, यहाँ आगे अफ्रीका, यहाँ आता है आपका प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये नीचे के गोंडवाना लैंड के हिस्से। अभी आगे पढ़ेंगे वो भारत के भौतिक प्रदेश में। तो अब यहाँ पर जो यहाँ के महाद्वीप हैं, यहाँ पर इन्होंने स्थल को ज्यादा घेरे हुए हैं। मतलब मैंने कहने का मतलब यह है कि उत्तरी गोलार्ध में जब हम उत्तरी गोलार्ध को देखते हैं तो यहाँ पर स्थल ज्यादा दिखता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध को बोलते हैं स्थलीय गोलार्ध। स्थलीय गोलार्ध को इंग्लिश में बोलते हैं लैंड हेमिस्फीयर। यानी इसमें ग्लोब का लगभग 60% भाग, ये जो 60% भाग है ना, ये स्थलीय है और 40% पानी है। अब दक्षिणी गोलार्ध में जब हम महाद्वीपों को देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में आपको ये दिखेगा मैम यहाँ तो पानी पानी ज्यादा दिख रहा है,
यहाँ हमें स्थल कम दिख रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध को इसलिए हम जलीय गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि 81% भाग जल से घिरा है इस दक्षिणी गोलार्ध का। कितने परसेंट भाग? 81% भाग जल से घिरा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 81% भाग जल से घिरा है, इसलिए इसे हम जलीय गोलार्ध बोलते हैं, वाटर हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो मैंने क्या बताई बात कि उत्तरी गोलार्ध में क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा है। तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, देखो ध्यान से, कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा है भैया, पानी कम है। दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज्यादा है, जल ज्यादा है और स्थल कम है। मतलब जल दक्षिणी गोलार्ध में 81% है और 20% पे सिर्फ भूमि नजर आएगी। वही तुम यहाँ बताओ, यहाँ पे मैंने कहा तुम्हें 60% पार्ट पर ना तुम्हें स्थल मिलेगा और 40% भाग पे तुम्हें वाटर मिलेगा, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध को मैंने क्या बोला? स्थलीय गोलार्ध की संज्ञा दी जाती है, स्थलीय गोलार्ध। अब बार बार रिपीट करूंगी तो तुम उब जाओगे, बस आ गया होगा ना समझ में। एक बार मुझे यहीं पे बोल दो, हाँ जी मैम आ गया है, बता दो। तो आप बोलोगे मैम स्थलीय गोलार्ध। स्थलीय गोलार्ध को प्यारे बच्चों इसे लैंड हेमिस्फीयर बोलते हैं, हेमिस्फीयर। अब देखो ध्यान से, अब दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध को क्या बोला जाता है? जलीय गोलार्ध। मैं भी ना तुम्हें ये लिखवा देती हूँ, जलीय गोलार्ध। क्यों? और जलीय गोलार्ध को क्या बोलेंगे? वाटर हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। मैंने आपको क्या चीज सिखाई? मैंने कहा कि 60% भाग स्थल है। कितना? उत्तरी गोलार्ध का 60% भाग स्थल, और इसका दक्षिणी गोलार्ध में मैंने क्या बताया कि 81% भाग जल है। 81% भाग जल। भाई जब जल है तो तभी तो इसे जलीय गोलार्ध बोल रहे हैं, तभी तो इसे स्थलीय गोलार्ध बोल रहे हैं। वाटर हेमिस्फीयर किसे बोलते हैं? तो आप बोलोगे मैम वाटर हेमिस्फीयर तो दक्षिणी गोलार्ध को बोलते हैं और स्थलीय गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध को बोला जाता है। क्लियर हो गई यहाँ तक? एक बार आप मुझे यस मैम करके बता दो तो थोड़ा सही लगेगा। अच्छा बोलो फटाफट से, यहाँ तक आपको प्लीज समझ में आया? जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चे सभी बताएंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और प्लीज सभी अच्छे से क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कंजूसी नहीं करेंगे। ये एक बार यस मैम तो बोल दो, तभी तो मुझे पता चलेगा हाँ या ना। जल्दी जल्दी बताओ, ऐसे काम नहीं चलने वाला। मैम यस मैम, सब कुछ ओके है ना? ठीक है, फिर आगे बात कर ली जाए। जी जी, विनय है, हैप्पी, रेखा चौधरी, ज्योति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। याद करो ये भी पॉइंट, हेमिस्फीयर बोलते हैं। गोलार्ध को इंग्लिश में प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है? हेमिस्फीयर। गोलार्ध होता क्या है? ये पूरा गोला था ना, हमने पूरे गोले को दो भाग में डिवाइड कर दिया, भूमध्य रेखा ने इसे दो भाग में डिवाइड किया। तो आप खुद बोलोगे मैम पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। यही तो बोलते हैं, पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध हेमिस्फीयर कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं, यहां पर बहुत ध्यान से सुनना है। मैं आपसे कहूं कि भारत जो है वो विश्व के कितने नंबर का बड़ा देश है? तो भारत विश्व में कितने नंबर का बड़ा देश है ये बताओ? तो आप बोलोगे मैम 7वां बड़ा देश है। कितना? वेरी इंपॉर्टेंट, 7वां बड़ा देश, 7वां बड़ा देश, ये याद रखना। 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया। ओके, भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? भारत भूमध्य रेखा के, क्या भारत, ये मैंने बात सही बोली? भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित। कैसे पता चला? अभी मैं बना के दिखाऊंगी। इंडिया इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। कैसे? यहां पर आओ, मैं आपको, ये मैंने क्या बनाया? ये मैंने ग्लोब बनाया। पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई ये बताओ? पृथ्वी के बीचों बीच प्यारे बच्चों आप बोलोगे मैम वही भूमध्य रेखा जिसे इक्वेटर बोलते हैं, है ना? इक्वेटर याद है, इसे इक्वेटर भी बोलते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर। अब देखो मैंने यहां पर बनाया अपना प्यारा भारत, ये बना दिया। अब भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है, कोई जानता है? हाँ जी मैम मैं जानता हूँ, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा। कर्क रेखा को मैंने बताया था इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और पहली वाली स्लाइड पे लिखी हुई है बात, है ना? तो अब खुद देखो कि ये क्वेश्चन यहां से बनेगा कि भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? भारत किस रेखा के उत्तर में? तो ये उत्तर में तो है, तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है। खुद देखो भूमध्य रेखा ये रही, और इसके उत्तर में स्थित है ना हमारा प्यारा भारत, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में, समझ आया? भूमध्य रेखा के उत्तर में, तो भारत किस रेखा के उत्तर में है? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है प्यारा भारत। ओके वेरी गुड। अब एक बात आती है कि भारत, जब छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स भी लेके चल रहे हैं, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कैसे? अभी वो मैप में दिखाऊंगी, थोड़ा सा सब्र करो, है ना? इंडिया लाई नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, इंडिया लाई कहां? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। कैसे? अभी बना के दिखाती हूं। देखो प्यारे बच्चों, यहां पे ध्यान दो, इसे थोड़ा, हमने एक पृथ्वी बनाई, बना दी हमने पृथ्वी। अब आपको पता, दिशा तो तुम्हें पता होगी, सीधे हाथ की तरफ पूरब होता है, पता होगा ना? और हमारा जो सर है उत्तर, समझ आया? अब हमने देखो अपने आप है, तो आप बोलोगे यस मैम सही कह रहे हो, उत्तर और पूर्वी है। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्या ये वाली स्लाइड आपको क्लियर हुई?
ये बता दीजिए, क्या ये स्लाइड आपको क्लियर हुई है? बहुत अच्छी। मैंने कहा ये कर्क रेखा खींची गई है। कर्क रेखा को क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलते हुए चलो, मेरे साथ ही बोलते हुए चलना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं मैम। हमारे प्यारे भारत, पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा। कर्क रेखा में क्यों बताई? इधर देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। कर्क रेखा है, कर्क रेखा की जो ऊपर का पोर्शन देख रहे हो, खुद ध्यान से देखो। हाँ मैम, कर्क रेखा के ऊपर बहुत अच्छा खासा पोर्शन बढ़ रहा है। तो ये जो है, ये पूरा उपोष्ण कटिबंध में है। ये पूरा प्यारे बच्चों उपोष्ण कटिबंध में है। उपोष्ण कटिबंध को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब कर्क रेखा के जो नीचे का पोर्शन है वो उष्ण कटिबंध में पड़ता है, वो उष्ण कटिबंध में पड़ता है। उष्ण कटिबंध खुद देखो, तो इसे उष्ण कटिबंध को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। तो भारत, अब एक क्वेश्चन बनता है कि भारत जो है, हमारा प्यारा भारत, वो किस कटिबंध में स्थित है, किस जोन में स्थित है? तो जो भारत है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैंने क्या लिखा? उष्ण व उपोष्ण लिखे। यहाँ देखो, भारत उष्ण व उपोष्ण दो कटिबंध में स्थित है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं कि भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, में स्थित है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश की चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल एक एक चीज, एक एक लाइन के नीचे लाइन ही लिखी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मेरे पे छोड़ दो, सब मैंने कह दिया है, मैं खुद लिखवा दूंगी। बस थोड़ा टाइम लगता है, ये तो अब इतना तो तुम्हें खुद को भी करना पड़ेगा। हाँ मैम सही कह रहे हो, दो लैंग्वेज में लिखेंगे तो ऐसा तो होगा ही, है ना। अब आगे बात कर लेते हैं बहुत अच्छे से। टॉप 10 कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर एरिया एक्सटेंट, बेस्ड ऑन देयर एरिया एक्सटेंट, बेस्ड ऑन देयर एरिया एक्सटेंट। अब मुझे एक एक करके नाम बताओ। आप बोलोगे मैम रशिया, मैंने कहा कनाडा, हाँ फिर यूएसए, भैया थर्ड नंबर पे यूएसए गूगल बोलता है, ध्यान रखना। चाइना फोर्थ पे है, ये भी ध्यान रखना। जोर देके बोल रही हूँ कि थर्ड नंबर पे यूएसए है, गूगल बोलता है। ब्राजील जी, आता नहीं है कभी एग्जाम में भैया, मुझे इतने साल हो गए, 7-8 साल, मैंने तो कभी ये क्वेश्चन देखा ही नहीं एग्जाम में पढ़ाते हुए आते हुए। ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है प्यारे बच्चों। रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद हमारा प्यारा भारत, इंडिया। इंडिया, फिर उसके बाद आप बोलेंगे अर्जेंटीना मैम। अर्जेंटीना के बाद कौन सा है? कजाकिस्तान, और फिर लास्ट अल्जीरिया। देख लो आराम से। चलो अब इन्हें हिंदी में लिख लो फटाफट। बोलो मेरे साथ, पहले नंबर पे विश्व का सबसे बड़ा देश, दूसरे नंबर पे कौन सा? अब आपका टर्न है, आप बोलो। फिर यूएसए, फिर कौन सा है? चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर प्यारा भारत है, फिर अर्जेंटीना है, और फिर कजाकिस्तान, और फिर अल्जीरिया, ठीक है। इसे थोड़ा सा इधर करें साइड। अब देखो मैं आपको एक चीज इसका प्रूफ दिखाती हूँ, यूएसए कैसे बना है। मैंने यहाँ पे लिखा 9826675 स्क्वायर किलोमीटर। इंग्लिश में स्क्वायर किलोमीटर लिखते हैं, वर्ग किलोमीटर को वर्ग किलोमीटर हिंदी में लिखते हैं, और वर्ग किलोमीटर को अगर हिंदी में नहीं लिखते तो इंग्लिश में स्क्वायर किलोमीटर लिखते हैं। आया क्या समझाया मैंने? 9596। चाइना का जो क्षेत्रफल है वो दिखा रही हूँ, 961 स्क्वायर किलोमीटर, यानी स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ये यूएसए का हो गया। हमारा प्यारा भारत 7वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे 10 बता दिए मैंने। ओके, ये बहुत आराम से पढ़ लीजिएगा। एमपी सेकंड नंबर पे कौन है, जरा देख के बता दो मुझे, जरा देखना। और थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र है, ये ध्यान रखना। फिर यूपी और गुजरात, बिल्कुल ध्यान। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात। एमपी कितने नंबर पर है? तो एमपी हमेशा याद रखना दूसरे नंबर पर, कभी आपसे गलती हो जाए। अब भारत के 5 छोटे राज्य, भारत के 5 छोटे राज्य, छोटे छोटे पॉइंट्स भी देखो हमें कवर करने हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे पॉइंट्स, हम एक एक चीज, जब तक ये कंप्लीट चैप्टर नहीं होता, जब तक मैं पीवाईक्यू ना दे दूं, जब तक कुछ सब कुछ क्लियर ना कर दूं, तब तक आप आराम से पढ़ो। पहले प्यार सारे चैप्टर को इत्मीनान से पढ़ो, खत्म होने दो, फिर उसके बाद देखना कितना शानदार पहला चैप्टर आपका तैयार होगा हर एक चीज के साथ, है ना। अभी तो देखो दूसरी क्लास चल रही है, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। अब बताइए, 5 बताने हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स को हमें किनारे नहीं लगाना, उन्हें भी हमें बहुत अच्छे से करना है। कि भैया गोवा है, गोवा आप बोलोगे गोवा, गोसी त्रिनामी, गोसी त्रि ना और मी, हो गया। गोवा का क्षेत्रफल बहुत पूछा जाता है, क्या है? 3702 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर लिख लो या वर्ग किलोमीटर लिख लो, एक ही बात है, ये आपको मैं क्लियर कर दूं। तो गोवा का क्षेत्रफल आप यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, आता ही आता है? अब हम आगे बात करते हैं, भारत के 5 बड़े जिले, भारत के 5 बड़े जिले। भारत के 5 बड़े जिले किसमें? क्षेत्रफल में मैं पूछ रही हूँ। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं, ध्यान रखना। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट
इन इंडिया बाई एरिया। ठीक, चलो बताओ। आप बोलोगे कलीजा बीबा, ये कहते हो कलीजा बीबा क्या है मैम? मैंने कहा कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। बहुत सारी बातें हैं इसमें पढ़ने के लिए। तटीय राज्य, कर्क रेखा, अभी तो बहुत पॉइंट्स हैं। 7 सिस्टर्स हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं, स्टेट हो गए, यूनियन टेरिटरी हो गई, बहुत बहुत है, बहुत काफी है। तो कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये हो गया। चलिए, ये लिखा आपने, लिखिए अपनी कॉपी में। कच्छ, लेह, इन इंग्लिश में लिखो, जैसलमेर, बीकानेर, बीकानेर हो गया, और बाड़मेर। अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनो। कच्छ, लेह, जैसलमेर। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, कच्छ कौन से स्टेट में पड़ता है बताना, लेह कौन सी यूनियन टेरिटरी में पड़ता है, और ये 3 कौन से स्टेट में पड़ते हैं? तो ये तीनों आपके पड़ेंगे राजस्थान में। राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर तीनों राजस्थान में पड़ते हैं। लेह पड़ता है लद्दाख में, और कच्छ पड़ता है गुजरात में। कच्छ पड़ता है गुजरात में। यहाँ पे भी आपको एक बात बता दूं, जैसे कच्छ है, ये बड़ा कैसे? तो इसका जो क्षेत्रफल 45,674 स्क्वायर किलोमीटर है। स्क्वायर किलोमीटर ना लिखो, वर्ग किलोमीटर लिख लो। लेह का 45,110 स्क्वायर किलोमीटर है, ये देख सकते हैं। ये लेह का हो गया, और ये कच्छ का हो गया क्षेत्र। अब आपको ऐसे याद नहीं हो रहा किसी को? नहीं मैम, हमें तो याद नहीं हो रहा। मैंने कहा इसकी एक ट्रिक है, इसकी एक ट्रिक है, कलीजा बीबा। कलीजा बीबा। भारत का सबसे छोटा जिला, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, बाय एरिया। भारत का सबसे छोटा जिला, केरल में स्थित माहे, पुदुचेरी का जिला। पुदुचेरी का जिला। माहे इज ए डिस्ट्रिक्ट, माहे इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुदुचेरी, लोकेटेड इन केरला, अब मैं आपको बताती हूँ, अभी मैप भी दिखाऊंगी, थोड़ा सा सब्र करेंगे, मैप भी दिखाऊंगी, ठीक है? बिल्कुल, पहले ध्यान से सुनो। देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो पुदुचेरी के कितने जिले हैं, ध्यान दो। पुदुचेरी के कितने जिले हैं? पुदुचेरी के मैंने कितने जिले लिखे, जरा देखना कमेंट सेक्शन में बताना। पुदुचेरी के 4 जिले। अब ये 4 जिले जो हैं, ये 3 राज्यों में स्थित है। 3 राज्यों में स्थित है, ये 3 राज्यों में स्थित है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। कितने डिस्ट्रिक्ट है? द 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुदुचेरी, दी 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ Puducherry. The 4 districts of Puducherry are located in 3 states. ये आपको ध्यान रखना है। कैसे? अभी आओ, पहले तो इनके नाम लिखो। पुदुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम। मैंने कहा एक का नाम यनम है, ध्यान से सुनना। एक का नाम यनम, एक का नाम पुदुचेरी, एक का नाम कराईकल, और एक का नाम माहे। अब जो यनम है, ये ध्यान दो, इनको पहले इंग्लिश में यनम, पुदुचेरी, कराईकल और माहे। अब देखो, मैंने कहा यनम किस स्टेट में पड़ता है? यनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। पुदुचेरी, कराईकल तमिलनाडु में। कहाँ पड़ते हैं? तमिलनाडु में। और माहे कहाँ पड़ता है? केरला में। बहुत इंपॉर्टेंट, याद करना है पूरी बात। जब बोला करूँ ना इंपॉर्टेंट, तो समझ लेना इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत अच्छे से याद होना ही चाहिए। अब मैं एक मैप बना के दिखा दूं, और अभी मैं वैसा मैप भी दिखा दूंगी। पता है, एक यहाँ पे ये पुदुचेरी है ऊपर वाला, और नीचे वाला ध्यान रखना कराईकल है। नीचे वाला कराईकल है, ये ध्यान रखना। और केरला, आप प्यारे बच्चों ये बोलेंगे यहाँ पड़ता है, यहाँ पर ये माहे, केरला में माहे। तो एक पुदुचेरी का जिला ये, एक पुदुचेरी का जिला ये, एक पुदुचेरी का जिला ये, एक पुदुचेरी का जिला ये। पुदुचेरी की जो कैपिटल है पुदुचेरी, वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हो गया? ये मैप देखो आप, ये देखो मैप। आप यहाँ पर इस पे घूम गया, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया। ये है आज का यहाँ पर न्यू टॉपिक, मतलब एक अलग सा टॉपिक है, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। न्यू टॉपिक, ठीक है? टॉपिक का नाम डाल लिया। सबसे पहले तो आप एक अच्छे से प्यारा सा मैप बना लीजिए, और फिर हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पूरा पढ़ते हुए चलेंगे। ओके, सभी बहुत अच्छे से ध्यान। पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया।
क्या नाम है पूर्वी बिंदु का? मुझे अब नाम बताओ। तो आप बोलोगे भारत के पूर्वी बिंदु का नाम है मैम किबिथु। क्या बोलोगे आप? कि मैम किबिथु है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा ये जो किबिथु है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तब आप यहाँ पर क्या आंसर दोगे? मैम ये पड़ता है अंजाव डिस्ट्रिक्ट में, अंजाव जिले में। अच्छा, अंजाव जिला। और अंजाव जिला है कहाँ पर? अंजाव जिला है किस स्टेट में? अंजाव डिस्ट्रिक्ट। और अंजाव डिस्ट्रिक्ट जो है आप ये बोलोगे मैम ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो ये आपको पॉइंट्स तो इतने तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गए हैं। इसके बाद क्या आप यह जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को पहले उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। इसे अरुणाचल प्रदेश को अगर कोई कहे अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ पर मैं ओल्ड नेम करके लिखा रही हूँ कि अरुणाचल प्रदेश का प्यारे बच्चों ओल्ड नेम। ओल्ड नेम क्या है? तो आप बोलोगे मैम नेफा। क्या है? नेफा। नेफा की फुल फॉर्म अगर आपका मन है लिख लीजिए, वरना कोई जरूरी नहीं है। नेफा की फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और हिंदी में लिखना चाहते हैं तो उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी है। अब यहाँ पर याद रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश को 1972 तक नेफा के नाम से ही गुजरात में। तो क्या आपको ये वाली बातें भी क्लियर हो गई? ये बात आपको अच्छे से ध्यान से समझ में आ गई? ये बताइए पहले तो इतनी बात जितनी मैं आपको बोलते चलूं वो ध्यान से समझते हुए चलनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो गुहार मोती को मैंने क्या बताया? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है जो गुजरात के कच्छ जिले के अंतर्गत लखपत तालुका में स्थित है। लखपत तालुका, तालुका मतलब जो तहसील होती है, हमारे यहाँ तहसील, उन्हें वहां पर तालुका बोलते हैं। और यह गांव सरक्रीक के पास भारत पाकिस्तान सीमा के करीब एक छोटा सा स्थान है। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? जी बहुत बढ़िया। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे भारत के उत्तरी बिंदु की। चलिए, तो पहले उत्तरी बिंदु के बारे में यहाँ पर पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो उत्तरी बिंदु कहाँ पर लगाएंगे हम? उत्तरी बिंदु प्यारे बच्चों हम लगाएंगे ये लगाएंगे। अच्छा जी मैम, ये लगाओगे भारत का उत्तरी बिंदु? मैंने कहा जी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा से ना, अगर मैं इसे इतना, हाँ ठीक है, हाँ तो यहाँ पर मैं इसे लगाऊंगी भारत का उत्तरी बिंदु। भारत का उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, है ना, यही तो बोलते हैं, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। अब भाई ये है क्या है? तो आप बोलोगे मैम इंदिरा कॉल है। ध्यान से सुनते हुए चलना, इंदिरा कॉल। इंदिरा कोल है। अब इंदिरा कोल जो है ये पड़ता कहाँ पर है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है, पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। ये बात ध्यान रखेंगे। और ये कितने अक्षांश पर स्थित है ये भी यहीं पे लिख लो। ये जो भारत का उत्तरी बिंदु है प्यारे बच्चों 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड पर लोकेटेड है। अभी मैं धीरे धीरे ये भी सब आपको क्लियर करते हुए चलूंगी। तो ये वाली बात यहाँ पर देखो, मिसमैच मत कर लेना। ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये अलग है, ये अलग है। अच्छा, अब मैंने भारत का पश्चिमी बिंदु है, तो ये कितने देशांतर पर है प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे मैम ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, पूर्वी देशांतर पर है, यानी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर है। प्यारे बच्चों किस लॉन्गिट्यूड पर है? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर है। आगे बात कर लेते हैं। आगे ध्यान देंगे, ये जो किबिथु है ये मैंने क्या बोला? ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, पूर्वी देशांतर, यानी इसे बोलेंगे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये देखो ध्यान से, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, सब लिख दिया। अच्छा, अब जो भारत का उत्तरी बिंदु है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब आपको ये पता है जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो पीओके, इस पीओके की राजधानी क्या है? तो इस पीओके की राजधानी प्यारे बच्चों मुजफ्फराबाद है। ये बात ध्यान रखेंगे, क्या है? मुजफ्फराबाद। मैं आपको एक चीज बना के, मैं आपको एक मैप बना के दिखाती हूँ, थोड़ा सा ना उससे आपको ना आइडिया लग जाएगा। देखो मैं यहाँ पे एक मैप बनाती हूँ, सभी प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान, ऐसे 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 करके ये एक लाइन ऐसे खिंची हुई है, ये ध्यान रखना। तो ये जो ये है पीओके, ये है पीओके, ये पीओके है, ये पीओके। और ये लाइन जो है प्यारे बच्चों ये एलओसी है, भारत और पाकिस्तान के बीच में एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये क्या है? ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चाइना के बीच में। ये बात ध्यान रखेंगे है। और यहाँ पर आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये जो इतना सा पार्ट है देखो, और मैप में अच्छे से आप देख सकते हैं, आपके पास मैप तो है ही है ना, ये लाइन बता रही हूँ कि ये लाइन ये तो आपको पता ही जम्मू कश्मीर है, और इधर वाला क्या है? ये वाला पार्ट तो आप बोलोगे मम्मी लद्दाख। मैंने यहाँ पे उसका भी नाम लिख दिया कि भैया ये जो लाइन है ये वाली लाइन एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये ध्यान रखना, पीओके ये है। तो हमारा जो उत्तरी बिंदु है वो इस यहाँ पर आता है, वो यहाँ पर इस जगह पड़ता है, वो इस जगह पड़ता है उत्तरी बिंदु, वो उत्तरी बिंदु ये है। और मैंने ये जो जगह बना के दिखाई है ना प्यारे बच्चों, ये वाली जगह, ये जो ये जगह है, ये जो ये जगह है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये सियाचिन ग्लेशियर है। ये भी बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये क्या है? ये सियाचिन ग्लेशियर, ये जो काले काले कलर से मैंने बता दिया। तो आप, और ये जो है यहाँ पर है उत्तरी बिंदु, ये है उत्तरी बिंदु हमारा इंदिरा कोल, उत्तरी बिंदु जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? इंदिरा कॉल है। क्या है? इंदिरा कॉल। अब आपको यहाँ तक ही समझ में आया? पहले तो एलओसी, एलएसी, एलएसी की फुल फॉर्म पता है? एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, और एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। हाँ, पहले तो आप मुझे बताओ, अब ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी जब हम ग्लेशियर पढ़ेंगे। ये काराकोरम रेंज पर है बच्चों। अगर ये कोई पूछे सियाचिन ग्लेशियर कौन सी रेंज पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पॉइंट, काराकोरम रेंज पर। कौन सी रेंज पर है प्यारे बच्चों? काराकोरम रेंज पर। काराकोरम रेंज पर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के जरिए जो है यहाँ पर नियंत्रण स्थापित किया था। ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखना कि ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है, तो इसी से ही है। हाँ, सियाचिन ग्लेशियर, ये भी आप यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये बताइए पहले जी, तो आपको ये समझ आया? आगे बात कर ले एक बार, यस मैम बोल दीजिए। एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया, मेन लैंड एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया। तो भारत की मुख्य भूमि, देखो मुख्य भूमि ये कि भैया भारत की जो मतलब
आपको पता है मुख्य क्या होती है, कोई स्पेशल चीज? तो स्पेशल यानी कि आपको पता है मुख्य अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये तो 2 द्वीप है, इनको छोड़कर जो यहाँ की भूमि है इसको मुख्य भूमि बोला जाता है। तो जो भारत की मुख्य भूमि है ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि इसका नाम क्या है, मुख्य भूमि के बिंदु का नाम। तो आप बोलोगे मैम कन्याकुमारी है प्यारे बच्चों। क्या है? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अब सभी अच्छे से क्लास को लाइक भी कर दो। केप कोमोरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? केप कोमोरिन बोलते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। और ये जो कन्याकुमारी है ये आपका पड़ता कहां पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। और ये कितने उस पर है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है प्यारे बच्चों। उत्तरी अक्षांश बोल दें या नॉर्थ लैटिट्यूड बोल दें, नॉर्थ लैटिट्यूड। चलिए है। अब आता है भारत का दक्षिणतम बिंदु। देखिए भारत की जो जमीन है, जो भारत की जमीन है वो यहाँ पर भी है पानी के अंदर। ये अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार मैंने किस सागर में बताया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इसे प्यारे बच्चों ये आपको पता है अंडमान निकोबार के द्वीप है। अंडमान निकोबार 572 द्वीप है, लेकिन अंडमान निकोबार के जो मुख्य द्वीप हैं वही दर्शाए गए हैं एटलस पर। जैसे ये नॉर्थ अंडमान है, सीक्वेंस लगाने को आता है अंडमान निकोबार के द्वीपों का। ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ऐसे करके है। तो ग्रेट निकोबार जो भारत का अंडमान निकोबार का जो सबसे लास्ट वाला द्वीप है ना ग्रेट निकोबार, उस पर भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है प्यारे बच्चों। उस पर है भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु इसे बोलते हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। नाम क्या है उसका? तो आप बोलोगे मैम इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट है, वेरी गुड, शाबाश। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या है प्यारे बच्चों? इसके अन्य नाम, इंदिरा पॉइंट को अन्य नाम से भी जाना जाता है। अदर नेम, अदर नेम क्या है? पार्सेन, पार्सेन पिग्मिलियन, पार्सेन पिग्मिलियन व लाहित। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पार्सेन पिग्मिलियन व लाहिज, लाहिज। एंड लाहिज, ये आपको ध्यान रखना है। इंदिरा पॉइंट का नाम भी लिख दिया। तो ये भारत का क्या है? दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ये कहाँ मिलेगा? और ये अंडमान निकोबार के, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार, निकोबार द्वीप पर स्थित है, द्वीप पर स्थित है। और ये 6 इंदिरा पॉइंट जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ लैटिट्यूड, इसे NL लिख लो, नॉर्थ लैटिट्यूड। तो यहां पर आपको ये चीजें क्लियर हुई, आप बहुत अच्छे से आराम से तसल्ली से बता दीजिए जी। ऑफ द इंडिया, तो आप क्या बोलोगे मैम? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है। 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार पाया जाता है। और उत्तरी अक्षांश को नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं। तो इंग्लिश में सब ना इसको नॉर्थ लैटिट्यूड कर लेना, जहां भी उत्तरी अक्षांश लिखा होगा। इतना काम कर लोगे तो इसको बोलते इस तरीके से है, ये ध्यान रखना। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि भारत का देशांतरी विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार इसे क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया। तो ये क्या होगा? तो आप यहां पर बोलेंगे, मैंने यहां पर लिखवा रखा है, इधर आओ एक बार और याद दिला दूं कहां लिखवा रखा है। देखो ये लिखवा रखा है, ये देख रहे हो, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरी विस्तार पाया जाता है। ये पूरा यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है आप क्या बोलोगे? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर, पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक भारत का अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है। ठीक, अब आप एक चीज नोटिस करोगे, मैं आपको एक चीज यहां पर बता दूं, मेरी बात ध्यान से सुनते हुए चलो। यहां पर भी मैंने इधर तो कुछ बच्चे कहेंगे मैम इधर तो पश्चिमी आना चाहिए था, इधर पूर्वी। स्टेट इंक्लूडेड इन 7 सिस्टर, स्टेट इंक्लूडेड, स्टेट इंक्लूडेड इन 7 सिस्टर ऑफ इंडिया। मैं यहां पे एक मैप दिखाती हूँ, देखो ये मैप देखो, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। भी सब कमेंट्स करके बताना कि सेशन कैसा लगा। अब मुझे बता दो ना कौन कौन से हैं। अभी मैंने सीक्वेंस बताया था तो कुछ तो दिमाग में रहा होगा, बातें करने में लगे पड़े हो।
मुझे पता है बातें करने में लगे बड़े हो। मैंने आपको बोला सीक्वेंस, चलो अब तुम बताओ। इसी इतना तो आइडिया दे दिया, कम से कम अब तो बता दो। चलो बताओ तो बोलो। अरुणाचल प्रदेश। अब बोलने का टर्न है आपका। देखो ऐसे काम मत करो, थोड़ी सी भाई एनर्जी दिखाओ। इधर देखो, अरुणाचल प्रदेश, असम। मेरे साथ बोलो M4। M4 बचपन में सिखाते थे, M4 मंकी। अभी बोलो M4 मेघालय। चलो M4 मेघालय, फिर मणिपुर, M4 मणिपुर, फिर एक और M4 मिजोरम, है ना, और N4 नागालैंड, नागालैंड, और T4 त्रिपुरा। अब तुम ये ऐसे तरीके से याद करो, ठीक है। हाँ, M4 मंकी, बचपन में तो M4 मंकी पढ़ते आते हैं, M4 मंकी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन M4 तो अब आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं के द्वारा दिया गया है। कौन है ऐसा? तो आपके बोलोगे ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा दिया गया। ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा, जी के द्वारा, बाई ज्योति प्रसाद साइकिया जी। साइकिया या शाक्या कुछ भी लिख लो, है। ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा दिया गया। और सेवन सिस्टर में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? कौन सा राज्य शामिल नहीं है? जल्दी से बता दीजिए, कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? मैम कौन सा राज्य शामिल नहीं है? कमेंट सेक्शन में बताओ भी क्या बताया मैंने। ब्रदर स्टेट कौन सा बताया था मैंने? तो आप बोलोगे आपने ही तो ब्रदर स्टेट मैम सिक्किम बताया है, इसलिए सेवन सिस्टर में कैसे हो गया? ये तो नहीं होगा, है। वेरी गुड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नॉट, सिक्किम इज नॉट इंक्लूडेड इन दी सेवन सिस्टर, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये प्यारे बच्चों क्या है? ब्रदर स्टेट। ओके, चलो यहाँ तक आपको ओके समझ में आई? हाँ, एक बार यस मैम तो बनता ही है। जल्दी से ये कितने राज्यों से गुजरती है? तो आप बोलोगे मैम ये 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 स्टेट से होकर गुजरती है। अब ये क्या है? ये एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक मतलब हमें कल्पना करनी पड़ेगी, इमेजिनरी लाइन है। ये इमेजिनरी लाइन है। अच्छा अच्छा, बहुत वेरी गुड। ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप बोलोगे मैम ये तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। या बहुत अच्छे से याद रखो। किसी बच्चे को अगर ऐसे याद नहीं करनी है तो उनके लिए ट्रिक है, उनके लिए ट्रिक है। तो ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र इक्वेटर, भूमध्य रेखा। और यहाँ पर बात याद रखेंगे, भूमध्य रेखा के ऊपर प्यारे बच्चों कर्क रेखा है, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में प्यारे बच्चों कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। कर्क भूमध्य रेखा के उत्तर में, तो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इट इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इट इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इट इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। आगे बात समझ में? आगे बात कर लेते हैं। यहां तक आया है आप? कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of India. मिडिल ऑफ इंडिया, ये आप याद रखना। अब जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं। माही नदी, मैंने क्या बोला? माही नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। द माही रिवर crosses the tropic of cancer twice. ओके, ये ध्यान रखना है। कर्क रेखा सबसे लंबी कहां पर है? बताओ, कर्क रेखा सबसे लंबी। अब यहां पर मैंने आपसे बोला कर्क रेखा, इसे तो इंग्लिश में पता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। सबसे लंबी कहां पर है? सबसे लंबी यानी कि लॉन्गेस्ट कहां पर है? बताओ। और ये सबसे छोटी कहां पर है? कर्क रेखा सबसे छोटी, यानी आप बोलोगे मैम स्मॉलेस्ट कहां पर है? स्मॉलेस्ट कहां पर है? और कर्क रेखा के निकट शहर, के निकट शहर,
कर्क रेखा के निकट शहर, सिटी सिचुएटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सिटी सिचुएटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आप बोलोगे मैम जो कर्क रेखा है वो सबसे लंबी पता है कहां पर है, बताना जरा कहां पर है, मध्य प्रदेश में, और सबसे छोटी है राजस्थान में। और कर्क रेखा के निकट शहर की जो ट्रिक है वो है गरबा। क्या है, GURB और A, गरबा, यानी गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। और प्यारे मेरे बच्चों अगरतला है, गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला सबसे छोटी। कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? कर्क रेखा इंग्लिश में तो पता ही है ना नाम, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, नॉर्थ लैटिट्यूड। फिर इसके बाद आपको जो ध्यान रखना है, कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को, कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ पर काटते हैं, एक दूसरे को छत्तीसगढ़, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पर काटते हैं। अभी बच्चों लेट हो जाएगा क्योंकि केमिस्ट्री की क्लास है, इसको ना छत्तीसगढ़ को कहाँ मतलब कहाँ काट रहे हैं ये मैं कल मैप में दिखा दूंगी। अभी ना मैंने कहा पूरी आप ना यहाँ पे वो लिख लो, है ना, पूरा फटाफट लिख, तो कल मैं आके इसको मैप में दिखा दूँ, चलेगा ना, परेशान मत होना। कल नहीं मंडे में दिखाऊंगी, है ना, क्योंकि अभी केमिस्ट्री की क्लास है। सर कह रहे होंगे जल्दी से लिख लो, रांची, झारखंड। और अगर इसकी इंग्लिश रह गई, कैपिटल सिचुएटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलो अभी मैं इसके बारे में और रह गया है आज के लिए, फिर इतना ही, ठीक है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ये आपको याद रखना है, ओके। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं, ध्यान देंगे सभी बच्चे। ना है वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन, तो आप बोलोगे मैम 29-33 किलोमीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भारत का छोड़ेंगे नहीं हम कुछ भी पॉइंट, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार बताइए कितना है, उत्तर से दक्षिण विस्तार, तो इसे बोलेंगे नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन, ये कितना है, 32-14 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर। अब यहां पर आगे बात कर लेते हैं, ये तो तुम्हें पता ही चल गया होगा। अब यहां डालो तुम दूसरा पॉइंट, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि कितने देशांतर से ली गई है, तो आप क्या बताओगे, ये बताइए, ये बताइए। क्लास चल रही है? थर्टी मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है, और हम अक्षांश देशांतर में से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है, यानी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब भारतीय मानक समय रेखा जो है वो कहां से गुजर रही है, तो प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। जो भारतीय मानक समय रेखा कहां से ली गई है, ये पूछा जाता है। तो भारतीय मानक समय रेखा, प्यारे बच्चों, भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है, प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है, प्रयागराज के मिर्जापुर से। IST which passes through, IST which passes through मिर्जापुर of प्रयागराज, मिर्जापुर ऑफ प्रयागराज इन यूपी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वो जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से ली गई है, 5 राज्यों से, 5 स्टेट से, है ना।
इतने राज्यों से ली गई है प्यारे बच्चों। अब वो उनकी ट्रिक क्या है राज्यों की, जो भारतीय मानक समय रेखा ली गई है, मैंने अभी बताया तुम्हें मैप में, तो आप बोलोगे उनकी ट्रिक है MOUCA, मोका। मोका है यानी मोका यानी क्या हो जाएगा, MP उड़ीसा, बोलते चलो प्यारे बच्चों, MP उड़ीसा, MP हो गया, उड़ीसा हो गया, यूपी छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश। यूपी छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। अच्छा ये हो गया, ऊपर लाइन कट जाएगी। अब ये आपने लिख लिया, अब इसके आगे आप प्यारे बच्चों लिखेंगे जो भारतीय मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है कि कितने आगे है ना। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 hours 30 minute ahead, 30 minute ahead, 30 minute ahead of the Greenwich Mean Time, of the Greenwich Mean Time, Greenwich Mean Time, ठीक है। अच्छा अब आप कहोगे मैम ये ग्रीनविच क्या है, कुछ के बच्चों के दिमाग में ये आएगा। जो ग्रीनविच है मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो ग्रीनविच है वो आपको याद रखना लंदन के दक्षिण पूर्व में एक क्षेत्र है। ओके, ग्रीनविच मैंने आपको क्या बताया, लंदन के दक्षिण पूर्व में एक क्षेत्र। कोई पूछे ना ग्रीनविच कहाँ है, तब तुम्हें पता चलिए अच्छा ग्रीनविच एक जगह है, ग्रीनविच एक जगह है जो कहाँ पड़ती है प्यारे बच्चों, लंदन के दक्षिण पूर्व में, लंदन के दक्षिण पूर्व में। तो ग्रीनविच एक जगह है जो लंदन के दक्षिण पूर्व में एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र है। ग्रीनविच इन द साउथ ईस्ट ऑफ लंदन, कहाँ है ग्रीनविच, लंदन। ओके तो ये आपका पूरा भारतीय मानक समय रेखा के बारे में बातें कंप्लीट हो गई हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 है ना। हाँ शिवम कह रहे हैं मैम ग्रीनविच के बारे में और बता दो। मेरे प्यारे भाई ग्रीनविच के बारे में ना अभी हम अक्षांश देशांतर वाला टॉपिक में पढ़ाऊंगी ना, उसमें बहुत भर भर की चीजें हैं। फिर अक्षांश देशांतर में मैंने उसे ना डीपली बता रखा है कि हम पश्चिम की तरफ जाएंगे इतने घंटे समय बढ़ेगा, पूर्व में जाएंगे इतना समय। तो तुम अक्षांश देशांतर जब वर्ल्ड ज्योग्राफी कराऊंगी आराम से उसमें पढ़ लेना जी। वहाँ है बहुत सारा देशांतर की डेफिनेशन, अक्षांश की डेफिनेशन, पूरा देशांतर के बारे में कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। ये सब मैंने उसमें बता रखा है अक्षांश देशांतर वाले चैप्टर में। थोड़ा सबर रखो, थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी पे भी आने दो, है ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम तटीय राज्य। सबसे पहले तो तटीय राज्य क्या होता है, मतलब वह राज्य या क्षेत्र होता है जो जिसकी सीमा समुद्र या महासागर से लगती है। तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, ऐसे कितने कोस्टल स्टेट हैं जिनकी सीमा समुद्र या महासागर से लग रही है। देखो 9 राज्यों की सीमा किससे लग रही है, नीले रंग का क्या है प्यारे बच्चों, पानी है। नीले रंग का प्यारे बच्चों क्या है, पानी। तो अच्छा आप बोलोगे तो यहाँ पे मैं तटीय राज्य, तो तटीय राज्यों की डेफिनेशन समझ में आ गई क्या होता है, आगे लिखाती हूँ, मुझे हाँ या ना में बोलते हो। मैं हाँ बस मैंने कहा तटीय राज्य क्या होता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये करेंगे भाई कि कोस्टल स्टेट क्या है। कोस्टल स्टेट मैंने बताया वह राज्य या क्षेत्र होता है, वह राज्य या क्षेत्र होता है, वह राज्य या क्षेत्र होता है जिसकी सीमा समुद्र या महासागर से मिलती है, समुद्र या महासागर से मिलती है। ठीक है, एक कोस्टल स्टेट, एक कोस्टल स्टेट इज ए स्टेट और टेरिटरी that borders a sea or oceans। ठीक है, अब आया मेरी वीडियो, मैं जो लिखवा रही हूँ बच्चों वही नोट्स बनाते चलो, मैं तो तुम्हें पूरा लिख के पढ़ा रही हूँ ना, ऐसे नोट्स बनाते चलो सारे। 11 है, 12 है, 13 है। तो कोस्टल स्टेट आपने कितने बताने हैं, तो आप बोलोगे मैम आपने तो याद कराया है 9 है। कितने बताने हैं आपको, 9 बताने हैं। अच्छा अब वो कौन कौन से बताने हैं उस पर भी चर्चा कर ली जाए। तो आप यहाँ पर एक प्यारा सा मैप ड्रॉ कर लेंगे। हाथों मैप तो अपने गूगल वाला मैप तो आपने देख लिया, लेकिन थोड़ा अपने हाथों को भी कष्ट देना पड़ेगा ताकि थोड़ा जल्दी याद हो जाए चीजें। जब अपने हाथों से हम बनाएंगे तो बहुत अच्छे से डीपली याद हो जाती हैं चीजें। तो ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र, ये गोवा, ये प्यारे बच्चों कर्नाटक, ये केरला, ये आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये वेस्ट बंगाल। आप खुद देखो है ना, 1 2 3 4 5, आप गिन लो ना, अब इतनी जहमती क्यों करनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 है। यानी आपको समझ में आ गया कि जो हमारे तटीय राज्य हैं वो 9 है और उनका उनको भी लिख लो इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक प्यारे बच्चों 9।
जरा लिखना कौन कौन से हैं। तो आप बोलोगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अब देखो, देखा आपने, ये है पूरे 9 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अब तो याद भी हो गया होगा, बार बार मैंने आपको मैप बना के दिखाया, गूगल मैप दिखाया। बच्चों आपको तटीय राज्य तो पता चल गए। अब ना भैया हमारे तटीय केंद्र शासित प्रदेश भी होते हैं, जो ऐसे यूनियन टेरिटरी बताओ जिनकी सीमा समुद्र से लग रही हो। तो तटीय केंद्र शासित प्रदेश, कोस्टल यूनियन टेरिटरी, तो है ना कोस्टल यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी ऐसी है जो समुद्र के साथ सीमा लगा रही है भारत की, तो पता कितनी है, जरा गिन लो, संख्या गिन लो। आप बोलोगे मैम अब मुझे पता चल गया केंद्र शासित प्रदेश ना हमारी 4 हैं। मैंने कहा हाँ, जो समुद्र के साथ सीमा लगा रहे हैं। एक तो मैम अंडमान निकोबार, अंडमान एंड, एक लक्षद्वीप, प्यारे बच्चों लक्षद्वीप, एक पुदुचेरी, पुदुचेरी, एक दमनदीप, दमनदीप एंड दादरा नागर हवेली। ये आपको ध्यान रखना, ठीक। ओके। अब एक चीज और मैं बताऊं, एक नोट, और ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ याद रखना है प्यारे बच्चों। ये इंपॉर्टेंट, प्यारे बच्चों देखो सब इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भैया सारा जो मैंने अभी तक, ये भी, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं कि उत्तर से दक्षिण विस्तार, पूर्व से पश्चिम विस्तार, बताना जरा। तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स भी हम कवर करेंगे, है ना, डिटेल में भी जाएंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स भी कवर करेंगे। प्यारे बच्चों जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में, लक्षद्वीप सिचुएटेड इन अरेबियन सी, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप सिचुएटेड, सिचुएटेड इन अरेबियन सी, है ना। चलो मैम ठीक है, ये तो आपने बता दिया। अब मैंने कहा जो अंडमान निकोबार है ना, वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो आप बोलोगे अंडमान निकोबार सिचुएटेड, सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल, इन दी बे ऑफ बंगाल। मतलब ये पता होना चाहिए कि किस सागर में कौन सा द्वीप पड़ता है, ये आप ना बहुत अच्छे से याद रखनी ये चीजें। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ। आप मुझे बता दो, यस मैम कोई हमें दिक्कत नहीं है। कविता है, गौरव भट्ट है, कुमकुम है, सौरभ जी है, रचित है, की लंबाई। अब आप कहोगे मैम मुख्य भूमि क्या होता है, इधर आओ। मैंने कहा मुख्य भूमि प्यारे बच्चों ये होती है, जितनी ये है ना भारत की, ये है मुख्य भूमि। इसमें मैंने द्वीप शामिल नहीं करे हैं, ये ध्यान रखना। ये है प्यारे बच्चों क्या है, भारत की मुख्य भूमि। जैसे हमारे घर में हमारे पापा मुखिया होते हैं, हमारी मम्मी मुखिया होती है ना, तो इस भारत की भूमि के बगैर काम नहीं चलता। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के बिना तो छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों जो यहाँ पर है, तो यही तो हमारी मुख्य भूमि है। तो ये मुख्य भूमि यहाँ से यहाँ तक होती है। अब जो मुख्य भूमि है इसे इंग्लिश में बोलते हैं टोटल मेनलैंड कोस्टल लैंड, टोटल मेनलैंड कोस्टल, टोटल मेनलैंड कोस्टल लाइन, पता है यहाँ से यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये बताया, ये टोटल ये यहाँ से यहाँ तक मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक जो तटीय सीमा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। समझ में आ गए कहाँ तक है, 6100 किलोमीटर। अब मैंने इसमें क्या करा, द्वीप जोड़ दिए। अब मैंने क्या बोला, द्वीपों सहित। तो मैंने द्वीप कौन कौन से जोड़े, द्वीप मैंने कौन कौन से जोड़े, तो आप बोलोगे मैम आपने जोड़ा अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप। मैंने ये 2 द्वीप ऐड कर दिए, मैंने ये 2 द्वीप ऐड कर दिए। ध्यान रखेंगे कि मैम ने द्वीपों सहित, द्वीपों के साथ, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई। अब मैंने ये द्वीप जोड़ दी तो थोड़ी तो बढ़ेगी, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जोड़े तो कितनी हो गई, तो आप बोलोगे मैम अब हो गई 75 16.67 किलोमीटर लॉन्ग। अब मेरे प्यारे बच्चों इतनी हो गई है ना, द्वीपों को जोड़ते इतनी हो गई। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ क्या होता है। अभी कहानी ये हुई है कि भारत की जो तटरेखा है, जो भारत की तटरेखा है, तटरेखा की पुनर्गणना हुई है। क्या हुई है प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, पुनर्गणना, यानी दोबारा से इसकी जैसे जनगणना अभी दोबारा से होने वाली है, तो पुराना डाटा याद करने से भी कोई फायदा नहीं है ना। तो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, हाँ अब तो जनगणना भी नई सिरे से होने वाली है, तो पुराना डाटा भी याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। पुराना डाटा क्यों, वैसे तो याद ही कर लो, अभी तो पता नहीं कब आएगा नया डाटा। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हमें पता चला है कि भैया जो तटीय भारत की तटरेखा जो है इसकी पुनर्गणना हुई है। क्या हुई है, पुनर्गणना हुई है। तो रिकैलकुलेट ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन, रिकैलकुलेट हुई है। तभी तो मैंने ओल्ड डाटा लिखवाया। यहाँ पर क्या हुआ है, ये न्यू डाटा अब आया है, यहाँ से क्या है न्यू डाटा, क्योंकि ओल्ड डाटा मैंने बताया रिकैलकुलेट, क्योंकि रिकैलकुलेट ऑफ इंडियाज, इंडियाज कोस्ट लाइन। मैंने कहा यहाँ पे पुनर्गणना हुई, किससे पता चला, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। किससे पता चला, मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री
ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से इससे पता चला है कि भारत की जो तटरेखा कितनी थी, ये थी ना एग्जैक्ट 7516.67 किलोमीटर, याद रखना। तो अब देखो न्यू डाटा के अकॉर्डिंग भारत की तटरेखा की लंबाई, भारत की तटरेखा की लंबाई, रेखा की लंबाई 75 16.67 किलोमीटर से बढ़कर, यहाँ ध्यान दो कितनी लिखवा रही हूँ मैं, कितनी हो गई है, तो आप बोले 11,098 किलोमीटर हो गई है, 11,098 किलोमीटर हो गई है। अब नई याद कर लो, पुरानी भी याद कर लो, जो आपको दिखे उस पर आप टिक कर जाना। लास्ट 53 ईयर्स पहले कब हुई थी, 53 साल पहले हुई थी भारत की तटरेखा की पुनर्गणना। तो लास्ट 53 ईयर्स भारत की तटरेखा की लंबाई में, भारत की तटरेखा की लंबाई में 47.6% की वृद्धि हुई है, मतलब इतनी वृद्धि हो गई, बढ़ गई है, भारत की तटरेखा की लंबाई बढ़ गई, कितनी, 47.67% की वृद्धि हुई है। ध्यान से सुनो मैंने क्या समझाया है मैम। अच्छा चंचल कंचम मैम, पुदुचेरी और अंकित में विस्तार, यानी किस किस की तटीय रेखा में विस्तार हुआ है, तो आप पता क्या बोलोगे, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड गोवा की, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड गोवा की, इनकी तटीय रेखा में कोस्टल लाइन एक्सपेंशन, कोस्ट लाइन एक्सपेंशन, कोस्ट लाइन एक्सपेंशन, ठीक है, ये ध्यान रखनी है, मतलब इनकी तटीय रेखा में विस्तार हुआ, वेस्ट बंगाल की बढ़ गई, गुजरात की बढ़ गई और गोवा की बढ़ गई प्यारे बच्चों। अच्छा मैंने कहा यहाँ सिकुड़ी किसकी है, श्रंक किसकी हुई है, सिकुड़ी किसकी है, सिकुड़ी किसकी है, यानी श्रंक किसकी हुई है, पुदुचेरी की, किसकी, पुदुचेरी की, कितनी सिकुड़ी, 10.4% सिकुड़ गई है, 10.4% सिकुड़ गई है, सिकुड़ गई है, ये ध्यान रखना कि अच्छा इतनी सिकुड़ गई है, मैंने कहा हाँ। अच्छा तो अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक गुजरात की तटीय रेखा, गुजरात की तटीय रेखा पता पहले कितनी थी, 12-14 किलोमीटर थी, 12-14 किलोमीटर थी, 12-14 किलोमीटर। अब याद रखना ये ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग थी, ओल्ड डाटा है ना। अच्छा अब गुजरात की जो तटीय रेखा है वो कितनी बड़ी है, तो आप बोलोगे मैम 2340 किलोमीटर, मतलब जो अभी नया डाटा आया है ना वो न्यू डाटा के अकॉर्डिंग इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, ये अपना ध्यान रखना कि न्यू डाटा के अकॉर्डिंग अच्छा इतनी हो गई। तो अब तुम्हें पता है एक तटीय राज्यों से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन, सब अभी भी पहले भी गुजरात था बच्चों और अब भी गुजरात है, सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, लगाने वाला राज्य, सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री, गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री, गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री, है ना। तो अब सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य, क्योंकि मैं 3-4 एक साथ लिख दूं तो तुम 3-4 याद कर लेना। तो पहले ओल्ड, अब मैं यहाँ पे ये भी लिख दूं कि ये ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, ओल्ड डाटा भी न्यू डाटा अलग से लिखवा दूंगी। तो आप बोलोगे मैम फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4, तो सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य तो गुजरात, गुजरात, अब भी गुजरात, पहले भी गुजरात, आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे कौन लगा रहा है, आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, तमिलनाडु, और चौथे नंबर पर लगा रहा है महाराष्ट्र। ये ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग है कि सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अब सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य न्यू डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ लिख देती हूँ, पुराना डाटा तो वहां लिख दिया, न्यू डाटा यहाँ लिख दूँ। तो अब इसके 3 लिख लो, 1 2 3, यानी पहले नंबर पे बच्चों गुजरात है न्यू डाटा के अकॉर्डिंग, दूसरा चेंज हो गया है, दूसरा वहां क्या था, आंध्र प्रदेश, यहाँ तमिलनाडु आएगा, यहाँ तमिलनाडु आएगा, और यहाँ आंध्र प्रदेश। अभी तक किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है और अभी तो कुछ बना नहीं है, आगे देख लेना अगर बन जाए तो, बस यही है ओल्ड डाटा, बस यही सेम वही है, थोड़ा सा ही चेंज हुआ है। अब सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य बच्चों, पहले भी गोवा था और अब भी गोवा है, पहले भी गोवा था और अब भी गोवा ही है। तो गोवा हैज द स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री, गोवा हैज द स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री। ये आपका ये वाला तटीय राज्य वाला टॉपिक भी फिनिश हो गया, तटीय राज्य, भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा, ये सब आपका यहाँ पर फिनिश हो गया है।